नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे द कॉन्सेप्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह हमको क्लियर करना है वर्ड बाय वर्ड, जिससे हमको पॉलिटी में और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप क्या करें कि बुक खोल लीजिए लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन है, हम उसको ही पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। आप उसको सिर्फ खोल के देखते जाइए और मेरा ऑडियो सुनते जाइए। आपको हर एक वर्ड एकदम वर्ड टू वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है। हम पहले ही चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसको हम एक मूवी की तरह समझते हैं और इस मूवी का जो टाइटल है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी तक, एक भारत की कहानी। ये एक मूवी है, बिल्कुल आप सुनते जाइए और बुक खोल लीजिए 7th एडिशन का एम लक्ष्मीकांत का, और सिर्फ सुनते जाइए और बुक में देखते जाइए, बाकी कुछ आप मत करिए। तो मूवी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी तक का, एक भारत की कहानी। अब सीन उनको समझते हैं। अंग्रेजों का अराइवल, ठीक है, यानी धंधे के नाम पे धोखा। ईयर था 1608। सूरत का पोर्ट था। एक सफेद चमड़ी वाले लोग बड़े शिप में बैठे सूरत के पोर्ट पर आके उतरते हैं। उनके हाथ में एक रॉयल लेटर होता है जिसको चार्टर होता है, चार्टर बोलते हैं। दिया गया था, दिया किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ वन ने द्वारा दिया गया था 1600 में। चार्टर का मतलब क्या होता है? तुम्हें पूरे इंडिया में ट्रेड करने का लाइसेंस दिया जाता है, सिर्फ तुम्हें। इसका मतलब है तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई इंडिया की एक्सक्लूसिव ट्रेडर। मतलब ट्रेडर, चार्टर एक तरीके का लाइसेंस है जो क्वीन एलिजाबेथ देती हैं कि जाओ इंडिया में तुम ट्रेड करो और सिर्फ तुम ही ट्रेड करना। पर ध्यान देना, अभी तक ये लोग सिर्फ एक व्यापारी या राजा नहीं आए थे, लूटने नहीं, लेने और बेचने के लिए आए थे। तो अभी तक ये लोग सिर्फ मतलब कि आए थे और बिजनेस की तरह बिजनेस करने के लिए ही आए थे। बाकी ऐसा कोई यहाँ पे रूल करने वगैरह वगैरह कुछ कंसेप्ट इसका नहीं था। अब सीन टू को समझते हैं, बिजनेस से राजनीति। जब अंग्रेजों ने गेम बदल दिया। अब सीन टू को एकदम ध्यान से सुनिए। ईयर था 1765, एक इम्पोर्टेंट सीन, बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर क्या है हम आगे इसको पढ़ेंगे, आप सिर्फ समझ जाइए कि बैटल ऑफ बक्सर एक हुआ था, इसका नाम ही बैटल ऑफ बक्सर है, 1764। अब इसमें क्या हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है अगेंस्ट नवाब, मुगल एंड अवध अलायंस। ये तीनों चीज आप याद रखिएगा कि बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है किसके अगेंस्ट? नवाब और मुगल और अवध अलायंस, ये तीनों मिलते हैं और बैटल ऑफ बक्सर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिससे तो जीत जाते हैं ब्रिटिश लोग 1764 में। उसके बाद क्या होता है, मुगल एम्परर शाह आलम टू बोलते हैं, मतलब ये तीनों जो अलायंस थे नवाब, मुगल, अवध के अलायंस, तो ये हार गए। तो उनका जो मतलब एक लीडर था मुगल एम्परर शाह आलम टू, वो बोलता है कि लो भाई, बंगाल ले लो, बिहार ले लो और उड़ीसा की दीवानी राइट तुम्हें मिलती हैं। अब तुम टैक्स ले सकते हो और जस्टिस भी दे सकते हो, मतलब तीन एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट की तरह समझो। जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा, उसकी दीवानी राइट्स तुम्हें मिलती है, मतलब अब तुम टैक्स भी ले सकते हो, जस्टिस भी दे सकते हो। अब ये दीवानी राइट क्या होती है हम आगे पढ़ते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को राज करने लगी। पहले सिर्फ बिजनेस करती थी, अब गवर्नेंस भी करने लगी। गवर्नेंस मतलब टैक्स भी ले रही है, जस्टिस भी दे रही है, तो एक तरह का गवर्नेंस भी हो गया। तो पहले ट्रेडर थे, अब रेवेन्यू कलेक्टर हो गए क्योंकि रेवेन्यू भी कलेक्ट करने हैं। बाद में रूलर भी बन गए। कैसे बने आगे देखते हैं। भाई ये एकदम वैसे ही है जैसे कोई किराएदार घर में आए और धीरे धीरे पूरा घर ही कब्जा कर ले। इसीलिए तो इसका जो सीन का नाम ही रखा गया है, जब अंग्रेजों ने गेम बदल दिया बिजनेस से राजनीति तक। तो वो धीरे धीरे आए, पहले उनको रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, बाद में वो रूलर बन गए। अब सीन थ्री को समझते हैं, 1857 का हंगामा, जब भारत की जनता फाड़ पड़ी। ईयर था 1857, द ग्रेट रिवोल्ट। भारतीय सिपाही, सिपाही मतलब जो ब्रिटिश में सोल्जर की तरह काम करते थे, इंडियन ही थे बट ब्रिटिश के सोल्जर में काम करते थे। वो बोलते हैं बस अब और नहीं। गोली का कार्टेज जो होता था वो सुअर और गाय की चर्बी से बनाया जाता था, जिससे रिलीजियस हर्ट हो गया। सुअर मतलब मुस्लिम लोगों को हर्ट किया और गाय की चर्बी मतलब हिंदू रिलीजियस को, हिंदी रिलीजन लोगों के लिए, इनके लिए इंसल्ट की तरह काम किया। तो महिलाओं का भी अपमान हो गया। राजाओं की जमीन इन्होंने छीन ली। सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हैं क्योंकि महिलाओं के अगेंस्ट भी अपमान करते थे और राजाओं से कहते थे कि राजाओं से जमीन इन लोग छीन लेते थे।
तो अब सब मिल गए, क्योंकि सिपाही भी मिल गए, विमेंस मिल गए, राजा लोग मिल गए, वहाँ की जनता मिल गई। अब रिवॉल्ट कर देते हैं 1857 में, इसीलिए इसका नाम ही था ग्रेट रिवॉल्ट पड़ा। रिजल्ट क्या होता? रिवॉल्ट तो फेल हो गया, क्योंकि जीत नहीं पाया। ब्रिटिश बहुत ही वेल स्टैब्लिश एंड वेल ऑर्गेनाइज थी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट डर गया। अब कंपनी को हटा दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल ले लिया। मतलब इतने लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को ही डर लगने लगा कि भाई इन लोग तो पूरा एकदम ग्रुप बना के आ गए हैं। तो अब क्या बोले कि वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, वो क्या बोलती है कि अब कंपनी को ही हटा दो। और ब्रिटिश क्राउन जो वहाँ की जो किंग थी, क्वीन थी, अब वो डायरेक्ट रूल करना चाहती थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अभी इन लोग रूल करने के लायक नहीं है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट रूल करते हैं। अब सीन 4 को समझते हैं। ऑफिशियल राज। अब क्राउन का दामन आया, क्योंकि मतलब कंपनी तो अब हटा दिया गया, अब खुद ही क्राउन आएगा रूल करने के लिए। क्राउन का दामन आया। ईयर था 1858, स्टार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। अब से भारत डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन के अंडर आता है। वाइस रॉय अपॉइंट किए गए, लॉ बनाए जाने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म आए, और ये राज चला 90 साल तक, मतलब टिल 1947, मतलब 1857 से लेकर 1947 तक, मतलब 90 साल तक क्राउन ने रूल किया। सीन 5 को समझते हैं। आज़ादी की सुबह होती है 1947 तक, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गए हम। लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, सरदार पटेल और हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। बाद में इंडिया को आज़ादी मिली। आज़ादी कभी मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब लेकिन एक सवाल था, आगे का सिस्टम कैसे चलेगा? तो जवाब था, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्योंकि पूरा देश चलाना है ना, तो देश कैसे चलेगा? तो उसके लिए तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जहाँ पे रूल्स लिखे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हो, कैसे क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो अब सीन 6 स्टार्ट होता है, जिसमें बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन की रचना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1946 से लेके 1950 तक। 46 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग को एक असेंबली बनी, इसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं इसे। 1947 में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली बनी। 1946 में, ईयर याद रखिएगा। 2 साल 11 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 26 जनवरी 1950, 1950 को ये लागू हुआ। इंडिया बन गया एक रिपब्लिक कंट्री। स्टार्ट कब होता है? 46 से। और लगता कभी है, मतलब एक पूरी तरीके से मतलब लगा दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी को लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही लग गया, मतलब कंट्री अब रिपब्लिक हो गई। सीन 7 को समझते हैं। ब्रिटिश रूल की लेगेसी। कुछ तो सीखा उनसे, ये बात तो है। हम हर चीज़ तो निगेटिव ही नहीं ले सकते, कुछ पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा, जो ब्रिटिश की वजह से ही इंडिया में आया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हम लक्ष्मीकांत में हम पूरी समझेंगे कि ब्रिटिश की कुछ आने से कुछ अच्छाइयाँ भी थी। बुराइयाँ ज़्यादा थी, लेकिन अच्छाइयों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छाइयाँ भी थी। इसीलिए हम उनसे कुछ तो सीखे हैं। क्या क्या सीखे हैं? जितने भी लॉ हो गए, राइट्स हो गए, जस्टिस सिस्टम हो गया, हम आज यूज़ करते हैं, उनका फाउंडेशन ब्रिटिश रूल में ही पड़ा है। जैसे सिटीजनशिप का आइडिया, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट प्रोसेस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इन सब का जो जड़ है यानी रूट, कहीं ना कहीं उन ब्रिटिश एक्ट या रिफॉर्म से मिलती है। ब्रिटिश रूल का टाइमलाइन ड्रॉप डाउन। तो पीरियड डिस्क्रिप्शन यही है। कंपनी रूल कभी से शुरू हुई थी? 1773 से 17 सॉरी 1858 तक, 1773 से 1858 तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में थी और स्लोली राज कर रही थी। क्राउन रूल कभी आया? 1858 में, क्योंकि रिवोल्ट हो गया था ना 1857 के बाद, तभी तो कंपनी को हटा दिया गया था। क्राउन रूल आया 1858 से 1947 तक। 1947 क्योंकि आज़ाद हो गया, उसके बाद अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया गवर्न हुआ। ये दो चीज़ें याद रखिएगा यार, कभी कभी कोई छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। और उसी का ये जो इंग्लिश समरी है, जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, उसी का ये इंग्लिश फॉर्मेट में समरी है, ताकि आप टर्मोलॉजी भी याद कर लें, और मेंस में या फिर जो प्रीलिम एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो सब टर्मोलॉजी यही यूज़ करते हैं। बाकी ऊपर जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपको हिंदी में समझाया गया। उसका ये जो इंग्लिश समरी है बिल्कुल वैसे ही है, उसी का एक क्रक्स है। आप लोग इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप अपने बुक में एकदम ध्यान से देखते रहिएगा
कि आप बुक में देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देखते रहिए, मेरा ऑडियो एकदम क्लियरली सुनते रहिए, बाकी एकदम सब क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम जो शीशे की तरह होता है, एकदम बिल्कुल वैसे ही क्लियर करूंगा। कहीं और आपको कुछ भी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एपिसोड 2। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जब लंदन ने कंपनी को थोड़ा सा टाइट किया। बैकग्राउंड का पिक्चर समझते हैं पहले। पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट ले ली। दीवानी राइट का मतलब वही रेवेन्यू लेना, जस्टिस देना, यही सब। और धीरे धीरे राज भी कर रही थी। लेकिन लंदन में बैठे ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक होने लगा, ये लोग इंडिया में कर क्या रहे हैं, बिजनेस या राज। क्योंकि डाउट आया भाई, कंपनी के सर्वेंट करप्शन में डूबे हुए थे, गिफ्ट्स ले रहे थे, ब्राइब ले रहे थे, प्राइवेट ट्रेड सब कुछ चल रहा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा अब टाइम आ गया है इन्हें कंट्रोल करने के लिए, और तब ही आया पहला कदम। तो पहला कदम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो बेसिकली 70 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसलिए आया था क्योंकि जो यहाँ के सर्वेंट थे, जो यहाँ के, सॉरी, जो ब्रिटिश लोग लोग थे, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे क्राउन, कि इंडिया में एक्चुअली वो कर क्या रहे थे, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। ये एक्ट था एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्निंग पॉइंट। ऐसा क्यों? कि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के काम में दखल दिया। पहला पॉइंट याद रखिए ये है। और दूसरा पॉइंट, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन रोल को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया। थर्ड पॉइंट ये है, और यही एक्ट बना भारत के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर को एकदम सीन की तरह समझते हैं, एकदम मूवी को इमेजिन करिए और सुनते रहिए बस। सीन वन को समझते हैं, बंगाल का गवर्नर बन गया सुपर हीरो। कैसे? पहले क्या था, हर प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी यहाँ पे स्टेट है, स्टेट की तरह समझ लो, स्टेट से बड़ा होता था काफ़ी, बट समझने के लिए स्टेट समझ लो। जैसे आज उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिल्कुल वैसे ही समझो। तो प्रेसिडेंसी, तो उस टाइम पे तीन प्रेसिडेंसी बहुत फेमस थे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। अपने आप में किंग थे। जैसे आज के टाइम पे चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल वैसे ही कुछ समझ लो। नॉट एग्जैक्टली बट वैसे ही कुछ समझ लो कि तीन स्टेट है, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, और उसके किंग थे। लेकिन अब जो बंगाल का गवर्नर बना, उसे बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर, सॉरी, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गई 4 मेंबर की, जो उसको सलाह देते थे, कंसल्ट करते थे। मतलब उसके पास 4 लोग आगे कंसल्ट करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो स्टेटस भी बदल गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। 4 लोग दे दिए जो उसे कंसल्ट करते थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हस्टिंग, याद रखना, क्योंकि ये कभी-कभी सीडीएस में, एनडीए में, यूपीएससी में नहीं पूछता है, लेकिन याद रखना क्योंकि कहीं ना कहीं काम ही आता है। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग। ये बंदा हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखना। सीन टू को समझते हैं। बॉम्बे एंड मद्रास को कर दिया साइड हीरो। पहले बॉम्बे एंड मद्रास, बंगाल सब अलग थे। ऊपर इससे मैंने बताया कि बॉम्बे अलग था, मद्रास अलग था, बंगाल अलग था, सबके अपने अपनी एक राजा हुआ करते थे। राजा मतलब रूल करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे थे कि बॉम्बे और मद्रास, बंगाल सब अलग थे। अब बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के नीचे ही डाल दिया। अब क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के नीचे कर दिया। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम बॉसेस ऑफ बॉस। मतलब अब वो सबका बॉस बन गया। जो मतलब बॉम्बे और मद्रास के जो बॉस थे, उनका भी बॉस बन गया बंगाल का बॉस। आप समझो जैसे 3 स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और 3 स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसमें से एक को बना देते हैं जो बाकी 2 को भी कंट्रोल करे, मतलब उनके नीचे ही डाल देते हैं। सीन 3 को समझते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई 1774 में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत सारे एग्जाम में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कभी हुआ? 1774 में। इसमें थे कौन? एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 3 अदर जजेस हुआ करते थे, ये भी याद रखना। एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस हुआ करते थे। ये थे भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट, जिसे जुडिशरी की कहानी स्टार्ट होती है यहीं से, 1774। 3 लोग थे, 3 अदर जजेस थे, एक चीफ जस्टिस थे। सीन 4, कंपनी के नौकर बनाए गए सीधे साधे।
कंपनी के जो सर्वेंट थे, मतलब जो इंडिया में कंपनी के एम्प्लॉय करते थे, वो क्या कर रहे थे? चुपके से प्राइवेट ट्रेड, लोगों से प्रेजेंट्स और ब्राइब लेना। एक्ट ने इन सब पे रोक लगा दी। तुम बस कंपनी का काम करो, पर्सनल बिजनेस यहाँ पे मत करो, क्योंकि आते थे और अपना मतलब एक ब्लैक मार्केटिंग करते थे, इधर उधर से कमाते थे, करप्शन करते थे। तो ये एक्ट ने बोला कि तुम कंपनी का ही सिर्फ काम करो, अपना प्राइवेट पर्सनल चीज यहाँ पे नहीं करना है। सीन 5 को लंदन की नज़र। कंपनी की रिपोर्ट ज़रूरी है। कंपनी अब जो भी काम करेगा उसका रिपोर्ट भेजेगा लंदन। इस एक्ट ने कहा अब कंपनी को अपना रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री का फुल रिपोर्ट देना होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है हम आगे समझते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी का बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। उसको रिपोर्ट दो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, और वो गवर्नमेंट डायरेक्ट ब्रिटिश को अपना रिपोर्ट करता था। मतलब लंदन ने कंपनी के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से। एक लाइन में सब समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1717 ने पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री दी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सबसे ऊपर पद दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। करप्शन पे रोक लगा दी और कंपनी और ब्रिटिश के कंट्रोल में लाने की शुरुआत हो गई। अब यही वही द इंग्लिश फाइनल इंग्लिश समरी है। तो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ नीचे दे दूंगा लिंक के फॉर्मेट में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पूरा एकदम पढ़ लीजिए एकदम। आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिए, रीड ही कर लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दूसरा पढ़ते हैं जिसको पिट्स एक्ट ऑफ 1784 बोलते हैं। बुक में आप ध्यान से देखते रहिएगा। एपिसोड 3, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। रेगुलेटिंग और 1773 के बाद एक अमेंडिंग एक्ट आया था, नॉट पिट एक्ट, सॉरी इसकी गलती होगी। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जब कोर्ट और सरकार के बीच में लाइन खींची गई। एक्ट ऑफ द सेटलमेंट इसे बोला जाता है। बैकग्राउंड सीन क्या था? कंफ्यूजिंग का दौर था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 के बाद सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना दिया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। पर भाई उस कोर्ट ने ऐसा घमासान मचा दिया कि गवर्नर जनरल और कंपनी के ऑफिशियल तक टेंशन में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का यूज करके कंपनी के ऑफिशियल एक्शन एक्शन में दखल देना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ही ऑफिशियल काम में दखल देना शुरू कर दिया जो कंपनी का ऑफिशियल एक्शन था। इवन रेवेन्यू कलेक्शन और गवर्नमेंट ऑर्डर तक में इंटरफेयर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना था और कंपनी में इंटरफेयर कर रहा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कोर्ट और राज का काम अलग है भाई, चलो एक्ट ऑफ 1781 में सेटल करते हैं। तो इसीलिए तो एक्ट ऑफ 1781 आया था 1773 के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ कंफ्यूजिंग थी कि कोर्ट का काम और जो कि गवर्नमेंट का काम होता है वो दोनों को इंटरफेयर कर रहा था कंपनी के काम में। इसीलिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में आया था। उसको फीचर को समझते हैं एक एक सीन को एकदम मूवी की तरह। गवर्नर और ऑफिशियल को ऑफिशियल काम से प्रोटेक्शन मिल गया। गवर्नर को और जो ऑफिशियल काम करने वाले जैसे एम्प्लॉयज थे उनको प्रोटेक्शन मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो एकदम लिमिट कर दिया गया। अब से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के ऑफिशियल काम पे कोर्ट्स केस नहीं करेगा। मतलब कि जो वहाँ पे काउंसिल थे, काउंसिल में मतलब 4 मेंबर हुआ करते थे और गवर्नर जनरल, उन पे भाई केस नहीं होगा। सिमिलरली कंपनी के जो सर्वेंट भी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोर्ट्स के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिए गए। जो भी उनके सर्वेंट है, काम करने वाले, उनको भी बोला भाई ये कोर्ट का मामला, इनके ऊपर केसेस कुछ नहीं चलेगा। मतलब ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त अगर कुछ होता है तो कोर्ट उन पे हाथ नहीं डालेगा, ये बात याद रखना। ये एक तरीके ऑफिशियल इम्यूनिटी थी, वरना हर काम पे केस हो जाता था। इसीलिए बोलते थे भाई इनको इम्यूनिटी दे दिया गया है। अब सीन 2 को समझते हैं। टैक्स और रेवेन्यू का मामले, कोर्ट से दूर रखो इसे। रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है, जैसे टैक्स हो गया, कलेक्शन हो गया, डिस्प्यूट, अब सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल से हटा दिया गया। भाई टैक्स का सिस्टम चल रहा था कंपनी के थ्रू और कोर्ट उसमें दखल दे रहा था, तो काम ही रुक गया था। इस एक्ट ने क्लियर किया भाई टैक्स का मैटर कोर्ट्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब टैक्स का भी कोर्ट के पास नहीं जाएगा। सीन 3 को समझते हैं। जस्टिस फॉर ऑल, अपने अपने धर्म के हिसाब से। कोर्ट को बोला गया कलकत्ता के सब लोग कोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं और उन पे उनके धर्म के पर्सनल लॉ के हिसाब से न्याय दिया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, हिंदू के हिंदू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम को मोमेडियन लॉ के हिसाब से। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, रेस्पेक्ट फॉर पर्सनल लॉ, जो आज भी इंडिया में सिविल लॉ में फॉलो किया जाता है। अब
सीन 4 को समझते हैं। अपील। सुप्रीम कोर्ट नहीं, गवर्नर जनरल को सुनो। प्रोविंशियल कोर्ट जो था, प्रोविंशियल का मतलब जो स्टेट लेवल का, जैसे हाई कोर्ट हो गया, पे जो अपील लेके गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जा सकते थे। मतलब अगर हाई कोर्ट, जैसे आज के टाइम पे समझो हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो उसका अपील आप गवर्नर जनरल काउंसिल के पास ले जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब गवर्नर जनरल बन गया एक तरीके की अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी का मतलब जो भी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट है, जो प्रेजेंट टाइम में इसको हाई कोर्ट बोलते हैं। अगर उसने कोई डिसीजन दे दिया तो अभी के टाइम पे क्या होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन उस टाइम पे क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाइए। मतलब वो अपीलेट अथॉरिटी हो गया। मतलब यहाँ से मतलब हाई कोर्ट से या फिर प्रोविंशियल कोर्ट से आप डायरेक्ट गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाएगी। गवर्नर जनरल बन गया एक तरीके का अपीलेट अथॉरिटी। सीन 5 को समझते हैं। रेगुलेशन मेकिंग पावर। सेंट्रल सरकार का हाथ मजबूत हो गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दे दी गई। तुम रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हो फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी वहीं से सारी चीज़ कंट्रोल होती थी, लेकिन अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भी ये पावर दे दिया गया कि भाई तुम रूल्स और रेगुलेशंस खुद से बनाओ, चाहे उसके कोर्ट से रिलेटेड हो या उसके काउंसिल से रिलेटेड। भाई इससे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में बाउंड्री क्लियर हो गया कि भाई जुडिशरी को ये काम करना है और एग्जीक्यूटिव को ये काम करना है। क्या सीखे इस एक्ट से? इस एक्ट ने सिखाया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के रोल अलग होने चाहिए। कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना क्योस हो जाता है। पर्सनल लॉ में रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, अपने कस्टम से होते हैं। अब ये हो गया फाइनल समरी, इंग्लिश का फाइनल समरी हो गया। ये लोग आप ये इस चीज़ें अपने से पढ़िएगा। आप मेरा सिर्फ आवाज़ सुनिए और बुक खोल के, बाकी एक बार आप मेरा वॉइस सुन के आप बुक खोल के रीड कर रहे हैं, उंगली देख मतलब धरते जाइए कि क्या क्या है, एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंग्लिश में डाल दिया गया है ताकि आप यहाँ से रेफरेंस ले लीजिए। एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। 1784 मतलब पिट्स एक्ट्स के ऊपर तक ही जो है, पिट्स एक्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, यहीं तक हमने अभी तक पढ़ाया है। इसको आप रिवाइज करिएगा, बाकी और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।